हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। कल जो हम आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे मैथ के, आज उन्हीं के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो कि आज कवर किए जाएंगे। ठीक है, जिनको भी आरआरबी एनटीपीसी का पिछला वर्ष का मतलब 2016 का पेपर चाहिए, वो 84, 23, 34, 48, 35 व्हाट्सएप कर दीजिए और इस पर आपको उसका पीडीएफ जो है सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, है ना। 10 छात्रों के पास कुत्ते और 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते, डायग्राम बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब दे दिए जाए ना, डायग्राम बना लीजिए, तुरंत डायग्राम बनाइए। 3 तरह के जानवर है ना, कैट, डॉग और पैरट, है ना। बिल्लियां, कुत्ते और तोते। ठीक है, कह रहा है कि टोटल कितने लोग हैं? टोटल 26 लोग हैं। क्लियर? अब कह रहा है कि 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं। बिल्लियां कितने के पास? तो 14 लोगों के पास। डॉग कितने के पास? 10 छात्रों के पास कुत्ते, यानी 10 लोगों के पास डॉग हैं। और 5 छात्रों के पास तोते हैं, है ना। अब आगे भी बताया है कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं, 4 छात्र ऐसे हैं जिनके पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों वाला पार्ट यही तो है ना। तो इसमें रख दीजिए कितने लोग हैं? 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हो गए, है ना। देखिए, ये कैट वाले में भी आ रहा है, कैट वाले में भी आ रहा है और डॉग वाले में भी आ रहे हैं, है ना। उसके बाद कहा है कि एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों है। एक छात्र ऐसा है जिसके पास कुत्ता और तोता दोनों है। एक छात्र ऐसा है जिसके पास डॉग और पैरट दोनों है। तो दोनों वाले सेक्शन में, पैरट वाले भी सेक्शन में आ गया और डॉग वाले में भी आ गया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि 3 छात्रों के पास तोते और बिल्लियां हैं। तोते और बिल्लियां, 3 छात्रों के पास बिल्लियां और तोते। क्लियर? कैट पूरे होने चाहिए 14। इनमें देखिए, कैट में हम पूरा कितना कर लिए हैं? 4 लोगों को भर लिए। देखिए कैट इतना आएगा ना, 4 और 3 7 लोग हमने पहले से रख रखे हैं। इसका मतलब 7 लोग और बचेंगे। ये 7 लोग ऐसे होंगे जिनके पास केवल बिल्लियां होंगी, है ना। इनके होने चाहिए 10, तो 4 और 1 5, तो 5 और बचेंगे, है ना। वैसे ही 5 होने चाहिए, तो 3 1 4 हम पहले से लिख लिए हैं पैरट वाले पार्ट में, तोते वाले पार्ट में। तो हम कितने लिखेंगे? 3 1 4, तो 1 हो गया। सबको जोड़ लीजिए और आपको पता चलेगा कि कितने लोग। अच्छा, एक चीज और कहा है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास तीनों हो, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? तो तीनों की संख्या, कुल संख्या निकाल लीजिए जिनके पास ये तीनों हैं, कुछ ना कुछ है ना। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए? 7 4 11 5 16 1 17 17 3 20 20 1 21 लोगों के पास तो कुछ ना कुछ है और टोटल है 26 लोगों में से 21 लोग के पास कुछ ना कुछ है। कितने लोगों के पास नहीं वाले कितने लोग हो जाएंगे? कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है? तो बचे कितने? 5। बचे जो 5 लोग होंगे उनके पास कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हो गई? चलिए अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करें ना, तो
कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगला है कि 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य, माध्य का मतलब क्या है, औसत, ठीक है। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ दिया जाता है तब नया माध्य कितना हो जाएगा, कुल वाला, है ना। तो 4 प्रेक्षण हैं, ठीक, इनका औसत बता दिया कितना, तो 17.5, है ना। टोटल योग कितना आ जाएगा, औसत गुणा संख्या, या तो फार्मूले से समझ लीजिए या फिर माध्य होता क्या है या औसत होता क्या है, एक पार्ट की जो वैल्यू होती है, एक भाग की जो वैल्यू होती है वो औसत होता है। तो एक भाग की वैल्यू 17.5, तो 4 लोगों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लोगों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70, है ना। गुणा कर देंगे आ जाएगा 70, है ना। अब कह रहा है कि एक संख्या और जोड़ दी गई तो संख्याएं कितनी हो गई, 5। अब इनका देखिए, संख्या जो जोड़ी गई ना उसका योग, उसका जो मान है वो 20 है। अगर 4 लोग मिलके, 4 प्रेक्षण मिलके 70 हैं और एक संख्या और 20 जोड़ दी गई तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90। यानी 5 का टोटल कितना आ जाएगा, 90। बात क्लियर हो गई ना। अब 5 लोगों का ये प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षणों का कुल योग इतना 90 है ना। तो पूछा है कि औसत क्या है, नया औसत या माध्य बताइए। तो आप क्या करेंगे, योग बटा संख्या, या फिर कह सकते हैं कि जब 5 लोगों का मिलके 90 है तो एक लोग की वैल्यू जो होगी या एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वही तो हो जाएगी ना प्रेक्षण का औसत, ठीक है। तो कह सकते हैं 90/5, कितना, 18। नया माध्य क्या हो जाएगा, 18, ठीक। यानी ऑप्शन ए। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ना। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए, जब एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वो कितनी दूरी चलेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर, है ना। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर, समय निकालने के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, कितनी दूर चलेगी वो, तो 400 मीटर, यानी जितनी लंबाई है ना, ये मीटर में है, ठीक। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल क्या होगा, चाल क्या दिया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो जो समय आएगा वो सेकंड हो जाएगा, है ना। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो 5/18 का गुणा कर दिया जाता, यही होता है ना। अब ये 18 बटा में है तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक। 8 × 5 = 40, बन जाएगा क्या, ये 400 से 400 कट जाएगा, 18 चला जाएगा ऊपर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 सेकेंड। उसको पार करने में 18 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर। चलिए, अगला है कि 120 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटना है तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। बताइए, एक चीज को हम 25 भाग में काटेंगे तो इसका मतलब 25 से भाग दे देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू निकल जाएगी ना, सीधी सी बात। तो एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, तो 12 मीटर में 25 भाग करने हैं, 12 मीटर के 25 भाग करने हैं, यानी 25 से भाग कर दीजिए, है ना। अब 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदला जा सकता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर हो गया। अब कटा दीजिए, 25 चौका 100, तो 12 × 36, 12 चौक 48, कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। भाग दे देंगे, आ जाएगा 48 सेंटीमीटर।
है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अब कह रहा है ना कि यदि a प्लस बी बराबर माइनस का 2 तथा a माइनस बी बराबर 12 दिया है ना। तो पूछा क्या है कि इसमें b का मान ज्ञात कीजिए। हम आपसे क्या कहे थे कि जब भी आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए ना तो उनको एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार घटा के आधा कर दीजिए। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो b वाला कट जाएगा, इसका मतलब घटाना होगा। घटाएंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, प्लस प्लस यानी ये 2b बनेगा, है ना। -12 -2 माइनस का 14, 2 से कटा दीजिए, 2 सते 14 यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7, माइनस का 7। क्लियर। चलिए अगला दिया कि एक व्यापारी ने 120 किलोग्राम आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा, है ना। उसने 80 किलो आलू 50% लाभ पर तथा बाकी आलू 25% हानि पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए खरीदा कितना में, टोटल उसकी खरीद कितने की हुई, खरीद कितने की हुई, तो 24 रुपया किलो के हिसाब से 1 किलो का दाम 24 रुपया, तो 120 किलो आलू खरीदा है। कितना आ जाएगा, 24 गुना के 48, या इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 गुना के 48 और 24 से कम 24 और 4 28, इतना रुपया का खरीद लिया, है ना। अगर ऐसे भी रह देते थे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब कह रहा है कि इसमें से 120 किलो तो खरीदा था, तो इसमें से 80 किलोग्राम आलू ना, 80 किलोग्राम आलू उसने 50% लाभ पर बेच दिया। 80 किलोग्राम आलू का खरीद कितना रहा होगा, 1 किलो का दाम 24 रुपया दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है जब वो लाभ कमाएगा तो किस पर कमाएगा, तो अपने क्रय मूल्य पर, खरीद मूल्य पर। तो 80 किलो की खरीद मूल्य क्या हो जाएगी, 80 गुणा 24, इतना ही तो होगी, है ना। अब इतने रुपए का 50% लाभ लेके बेचा, इसका मतलब 150% में बेच दिया। 50% बढ़ा के बेचेगा तो 150 में बेचेगा, यानी इसका 150% यानी 150/100, है ना। चलिए 50 के 150, अब 50 दूना के 100 हो गया। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, है ना। तो ये आ जाएगा 120 गुणा 24, यही तो आ रहा है 2880, 2880। यानी हम कह रहे हैं कि खरीदा था 2880 रुपया में, तो इतना आलू बेचकर ही, केवल 80 किलो आलू बेचकर उसने 2880 रुपया अपना मूलधन निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया, है ना। तो बचा जो आलू है वो तो अब उसके लाभ में इंक्लूड होगा ना। चलिए तो लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ कह रहा है ना कि बाकी को 25% की हानि पर बेचा, तो बाकी कितना बचा, 40 किलो, 40 किलो। अब इसमें से हर एक का दाम कितना है, हर 1 किलो का दाम कितना, 24 रुपया, 24, इतने रुपए की खरीद पड़ी थी उसको, है ना। अब इसका वो कितना ले रहा है, तो कितना कह रहा है कि 25% हानि पर, 25% हानि पर बेचा, तो 75% यानी 75/100 में बेच दिया। इतना रुपया कमाया उससे, इतना रुपया उससे मिला, यानी इतना रुपया में बेचा, और ये टोटल लाभ में जा रहा है ना, बटा ये तो इतना लाभ हुआ ना। और क्रय मूल्य का मतलब जितना में खरीदा था, जितना में टोटल खरीदा था, तो खरीदा कितना में था, तो 24 गुणा 120 कर लीजिए। 24 गुणा 120, लाभ तो कुल से कमाएगा ना, कुल से कमाएगा। 24 गुणा 120, अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा, है ना। 24 से 24 कटा, 40 से 3 बार में ये कट गया, ठीक है।
अब 3 से इसको घटाएंगे तो 25, और 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक, यानी लाभ कितना आ जाएगा, तो 25% लाभ। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रहेगी, हर एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन को मतलब पहले समझिए, उसके बाद हल करिए। जब एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा फास्ट हल करने के लिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, है ना। चलिए, तो 25% लाभ यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल दिया कि यदि ए ने 109 कारों को 2,64,89,071 रुपए में खरीदता है, तो एक कार का मूल्य क्या है। बड़ा ही आसान सा सवाल है कि कह रहा है कि 109 कारों को खरीदता है कितना में, तो 2,64,89,071 रुपया में, है ना। तो एक कार का दाम पूछा है, एक कार का दाम, एक कार का दाम होगा तो इसमें हम भाग कर देंगे, है ना। तो सीधा भाग कर दीजिए, बात खत्म। यानी 26,489,071 हो गया। 109 का भाग करना है, 109 से भाग करेंगे तो दो बार में जाएगा 218, 14 में से 8 गया 6 हो गया। फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, फिर 8 को उतार लेंगे, है ना। 109 से 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा तो 9 चौका 36 और 4 एकम 4, बचेगा कितना यहाँ, 8 में से 6 गया 2, फिर 6 में से 3 गया 3, 32 हो गया। 8 उतरा, फिर 9 उतार लेंगे, है ना। तो 3 बार में चला जाएगा क्या, 3 9 27, हाँ 3 बार में चला जाएगा, तो 3 9 27 और 3 एकम 3, बचा कितना, तो 9 में से 7 गया 2, यहाँ 0 0। इसके बाद अब भाग नहीं जाएगी तो इस 0 को उतारेंगे, है ना। उसके बाद भी भाग अगर नहीं जा रही है तो दूसरा अंक जब उतारेंगे, डबल अंक एक साथ उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाता है। थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन देखेंगे तो 24 30 किस में है, 24 31 पहला वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 91 पहला दूसरा है, नहीं होगा। फिर 24 30 तीसरे वाले में है और 24 31, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीधा सीधा। कितना हो जाएगा, तो 24 30 19, 24 30 19। बात क्लियर हो गई। अगर हम भाग देते तो देते रहते, उसके बाद आंसर आता, उससे पहले हम ऑप्शन से ही चेक कर लें थोड़ा सा। चलिए, अगला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आपको बार बार बताया गया है कि 2 है ना। फिर अगला सवाल है कि एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध, है ना, और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए, 25 कप दूध दे दिया गया, तो कितना कप चीनी और चाहिए, ताकि मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके। सारे दूध से मिठाई बनानी है, यानी इसी रेशियो में लगेगी ना, इसी रेशियो में, जिस रेशियो में हम यहाँ मिला रहे हैं मिठाई बनाने के लिए, उसी रेशियो में अगर अधिक बनाना होगा तो उसी रेशियो में अधिक मात्रा लगेगी, है ना। तो ये 5 गुना अगर लग रही है तो ये भी तो 5 गुना हो जाएगी ना। कितनी, 15 कप चीनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन। ये भी कोई मतलब पूछने वाली बात है,
ये तो देख के फटाक से हो जाएगा। 5 कप दूध और 3 कप चीनी, तो कह रहा है कि 25 कप कर दिया जाए। दूध को 25 कर दिया 5 गुना करके, तो इसको कितना कर दिया जाएगा, इसको भी 5 गुना यानी 15 कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि 0.05 गुणा 0.4 इसको हल करना है। अरे इतना छोटा सवाल, 4 पचे 20 हो गया। 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 3 अंक हो गए, यहां लगा देंगे। यानी इसको हटा भी तो सकते हैं, उसके बाद कोई मतलब जीरो हो, कोई मतलब नहीं है, तो 0.02 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, 0.02 सी ऑप्शन सही है ना। अगला है कि चार्ट दे दिया गया, नीचे दिए गए चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट का अध्ययन करिए और दिए गए सवालों का उत्तर दीजिए, यही ना। अब कह रहा है कि वायलिन कितने परसेंट लोग बजाते हैं, तो 16%। वीणा कितने परसेंट लोग बजाते हैं, तो 30%। 25% लोग गिटार बजाते हैं, 29% लोग तबला बजाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल दे दिया गया कि वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण बताइए। वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण है ना, कोण बताइए। पहला सवाल है कि कोण बताइए वायलिन का कितना हो जाएगा। वायलिन कितना है, वायलिन देखिए कितना, तो 16%। 16% लोग वायलिन बजाते हैं, यानी 16 कितने लोग में से, 100 लोगों में से 16 लोग वायलिन बजाते हैं। जैसे हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, वैसे ही इसको कोण में बदलना है, यानी 360 का गुणा करना होगा, 360 का गुणा करना होगा। चलिए 16 छक्का 96। अच्छा, ऑप्शन से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, लास्ट में 6 होगा और 1 अंक पे दशमलव भी होना चाहिए, 1 अंक पे दशमलव और लास्ट में 6। ऑप्शन सी 57.6, 57.6 डिग्री। ऑप्शन सी। ऐसे भी मतलब लास्ट इकाई अंक का आप यूज करके भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन चेक करके। अगर ऑप्शन कई दिया है 0.6 में, तब आप उसको थोड़ा गुणा करिए, है ना। चलिए अगला दे दिया गया कि यदि कुल 300 छात्र हैं तो तबला और वीणा बजाने वालों के बीच अंतर कितना है। तब ऐसे देखिए परसेंटेज में कितना अंतर है। परसेंटेज में तबला और वीणा में 1% का अंतर है, तो अंतर निकालना है। तो कितना है अंतर, तो 300 लोगों में 300 का 1% ही तो अंतर है। 1% का मतलब 1/100, कितने लोग हो जाएंगे, 3 एकम 3 लोगों का अंतर है। ठीक है, चलिए जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका वायलिन बजाने वालों से कितना संबंध है। जो छात्र गिटार वाले और वायलिन वाले, तो गिटार वाले कितने, 25% और वायलिन वाले कितने, तो 16%। दोनों में परसेंटेज कॉमन है, परसेंट कॉमन है, तो उसको हटा देंगे। क्या रेशियो बन जाएगा, 25:16, है ना। चलिए बड़े ही मतलब आसान से क्वेश्चन है। अगर सही बात तो ये है कि जो अगर पढ़ा है तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है। अगर हम बहुत सारी कठिन चीज़ों को भी पढ़े हैं तो वो भी मेरे लिए आसान है, लेकिन जो चीज़ नहीं पढ़ा है, जो आदमी नहीं पढ़ा है, उसके लिए तो कठिन है ना। जैक एक पोशाक 1440 रुपए में बेचता है, उसे 20% का लाभ होता है ना, 20% का लाभ होता है। पोशाक का क्रय मूल्य बताइए। कह रहा है कि 20% का लाभ कब होता है, जब वो 1440 रुपए में 1440 रुपये में बेचा, तो उसको पता चला कि 20% लाभ पर उसने बेच दिया है। 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120% में बेचा है, तो 1440 रुपये में बिकी है। 120% की वैल्यू 1440, 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसका भाग कर देंगे, भाग यहीं से कर दीजिए, 12 बराबर में 144, 1% की वैल्यू निकल गई, है ना। तो पूछा क्या है कि क्रय मूल्य बताइए। 100 में ही खरीदा था ना, 100%, तो 100 पर 1% की वैल्यू 12, तो 100 की वैल्यू 1200,
है ना, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला दिया कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:5 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:4 तो ए रेशियो सी की वैल्यू क्या है। ए और बी की वैल्यू दे दिया कितना, 2:5, बी रेशियो सी की वैल्यू कितना दे दिया, तो 3:4 दे दिया। दो तरीके आपके पास है। लास्ट वाले कौन कौन से हैं, ए और सी, बीच में ना बी आएगा, तो ए और सी निकालने के लिए इनका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, 2×3 6 और 5 का 20, और बी ऐसे है ना, ए हो गया और सी हो गया, बी बीच में है तो ऐसे है वो, तो सीधा सीधा ऐसे गुणा कर दीजिए, 3×5 = 15, यानी 6:15:20। ए और सी केवल पूछा है तो सीधा सीधा से ही मिल जाता, यानी 6 और 20, 6 और 20 हो गया, 6:20। यानी हम कह सकते हैं ये कट भी रहा है तो 2 से कटा दीजिए, 2×3 6 और 2×10 20, 2×10 20, 3:10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि यदि प्रतिदिन 7 पेज पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। हर रोज 7 पेज एक आदमी पढ़ रहा है तो 40 दिन में कितना पढ़ेगा, 40 दिन में इतना पेज पढ़ लेगा, और कह रहा है कि पुस्तक खत्म हो जाती है, यानी इतना पेज होंगे उसमें। 7 पेज एक दिन में पढ़ा तो 40 दिन में जितना पढ़ा होगा उतना उसमें पेज होंगे, बात खत्म है ना। तो कह रहा है कि यदि 8 दिन में पूरी करनी है उसको पढ़ के, यदि एक पुस्तक 8 दिन में पढ़ के पूरी करनी है तो प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने होंगे। 8 पेज एक दिन में पढ़ना है, 8 दिन में पढ़ना है पूरा, तो हर रोज मान लेते हैं कि x पेज पढ़ना है, तो 8 दिन में इतना पेज, और दोनों की संख्या, पेज की संख्या तो बराबर ही रहेगी ना, 8 से भाग कर दीजिए, 8×5 = 40, 7×5 = 35, यानी प्रतिदिन उसको कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे, तो 35, है ना। कई लोग रेशियो से भी निकाल लेते हैं इसको। अगला आपका सवाल है कि यदि रूट x² + y² बराबर 25 हो तो तथा y बराबर 2x हो तो किसकी वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू, है ना। y की जगह हम 2x अगर रख दें, y की जगह 2x रख दें तो ये क्या बनेगा, पहले तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, x² + y², जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 625। अब इसकी जगह 2x रखना है तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² बनेगा, अब प्लस x², यानी 5x² बराबर 625, तो एक x² की वैल्यू 125, है ना। तो x² की वैल्यू 125 आ रही है, तो x की वैल्यू √125, या तो √125 कह सकते, या फिर अगर बाहर निकालेंगे तो 5√5 ये भी कह सकते हैं, दोनों सही है ना। ऑप्शन कौन सा दिया है, सी ऑप्शन है, √125, है ना। चलिए अगला है, एक त्रिभुज दे दिया गया, कह रहा है कि यदि इसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण PQR बराबर 90 डिग्री, तो PR की वैल्यू बतानी है ना। चलिए 6 सेंटीमीटर PQ PQR कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर PQ है, 6 है, 8 सेंटीमीटर ये है, उसके बाद कोण PQR 90 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, कोण, इसको क्या कहते हैं, आधार, है ना।
इसको क्या कहते? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर हम अगर आंसर निकालने की बात करेंगे तो हम कहेंगे ना कि एक रेशियो होता है 3 4 5, यानी 3 4 5, इनमें सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 5 है, यानी यही विकर्ण होता है, यही कर्ण होता है ना। कर्ण की वैल्यू सबसे बड़ी वाली जो होती है वो कर्ण की वैल्यू होती है। देखिए अगर हम इसी पर सेट करें तो ये 3, ये 4, तो ये 5 होना चाहिए। 3 का दोगुना करके लिखा, 4 का दोगुना करके लिखा, तो हम भी 5 का दोगुना बता देंगे, यानी 10। बात समझ में आ गई ना? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए नहीं ऐसे याद है आपको तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 36 कितना? रूट 100, यानी कितनी आ जाएगी वैल्यू? 10। क्लियर हो गई? चलिए आंसर निकालने के लिए आपको इसके लिए शार्ट भी है, बस जितना गुना कर रहा है 3 4 5। अगर रेशियो याद है तब तो बहुत आसान है, अगर नहीं है तो आप वैसे निकालेंगे, ठीक है। और अक्सर करके 3 4 5 वाले रेशियो पे सेट करके सवाल दिया जाता है। 3 4 5 या 5 12 13 ऐसे करके सेट करके दिया जाता है ना। नहीं सेट होता है तो उस पर लगा लीजिए। अगला सवाल दिया गया कि यदि 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608 तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608 इतना दे दिया है ना। इसको जोड़ेंगे तो 3.04x बराबर 0.608 इतना आएगा। तो x बराबर अगर निकालेंगे तो 0.608 और बटा ये 3.04 है ना। अगर हमें इनमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा ना, और इसका भी 1000 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसका 1000 का गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 608। अब इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो, जिसमें से 2 जीरो जो हैं इस पॉइंट को हटाने में खपत हो जाएंगे, बचा 1 जीरो इन पे लग जाएगा, यानी 3 जीरो 4 हो जाएगा और 1 जीरो है ना। 304 दूना के 608, यहां बच गया 10, यानी 2/10 अगर कहें तो 0.2, ठीक है। बी ऑप्शन सही है आपका। अब ऐसे छोटे छोटे सवालों को तो हवा में उड़ा देंगे आप, है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM 9 तथा 360 है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप देखते ही कर लेंगे। देखिए दिया क्या, 5x और 8x हो गया, 5x और 8x। ये बताइए कि इसका मौसा क्या होगा, जो कॉमन होगा ना दोनों में, कॉमन होगा दोनों में, x कॉमन है, x ही तो मौसा होगा, और मौसा इसमें क्या कहा है, 9 है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ऑप्शन कौन सा, तीसरा। ऑप्शन कौन सा, तीसरा। और कुछ लोग क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणा मौसा, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। आएगा उतना ही, टाइम लगेगा बस, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इजीली आ जाएगा, है ना। तो ये है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें जो सवाल में 8,750 रुपया दिया है ना, वो एकदम फालतू का दिया है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ब्याज कितना हो जाए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन का कितना, तो 6/25। अब इसको बात
आती है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंटरेस्ट कहते हैं, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसको आई से दर्शा दिया जाता, इसको पी से दर्शा दिया जाता है ना। चलिए तो अगर मूलधन को हम नीचे लेके आए तो ब्याज बटा मूलधन बराबर 6/25, यानी मूलधन अगर हम 25 रुपया जमा करेंगे ना, 25 रुपया अगर जमा करें तो ब्याज हमें 6 रुपया मिले, यानी 6 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना। तो कह रहा है कि ब्याज की जो दर है ना 8% है, तो कितने समय में ऐसी कंडीशन आएगी। तो आप जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, इसी पर रख के लगा लीजिए। तो ब्याज बराबर यानी हम कह सकते हैं ब्याज की वैल्यू 6 बराबर मूलधन गुणा दर 8% गुणा समय पूछा है टाइम और बटा 100, है ना। 25 चौका 100, 4 से कटाएंगे, 4 दूना के 8, 2 यहाँ है गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, यानी 2 से भाग कर दीजिए 3, यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 वर्ष, है ना। ठीक है, तो ये थे आपके एनटीपीसी एग्जाम 28 मार्च 2016 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम पूरा जीके जीएस सबका जो है कि पेपर हमको मिल जाए, तो पूरा पेपर अवेलेबल है, पूरा पेपर हमारे पास है, उसको आप ले सकते हैं। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपसे कोई चार्ज है या ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है ना। अवेलेबल है, आप मैसेज कर दीजिएगा 84 23 34 48 35, यानी 8423344835। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।